सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, वज़रा, ओहदेदारों और फिर अपनी मरकज़ी क़यादत के उन हरकारों को ऐसे तते तवे पर बिठाया है। आगे जाते हैं तो कुआं, पीछे जाते हैं तो खाई। सोशल मीडिया इनके ऊपर नज़र रख के बैठा है भाई। और फिर यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वाला जुम्मा पटवार खाने पर भारी पड़ गया है, पटवारियों पर भारी पड़ा है, इतना भारी पड़ा है कि अल-अमान अल-हफीज़, अब पटवारियों की कैटेगरी जो है वो वाइड होती जा रही है। ये टर्म जो है बहुत बढ़ती जा रही है, इसके अंदर और भी अब कुछ लोग शामिल हो गए। आज मैं आपको एक नई इस्तिलाह इसके अंदर बताने जा रहा हूँ कि वो क्या टर्म है। तो पटवारी का जो पी है ना, वो किसी भी जमात के अंदर से लिया जा सकता है। तो उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। फिर आज एक भौचाल मचा हुआ है, यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ARY न्यूज़ का एक दिन के लिए बायकॉट किया है, उधर से कुछ अजीब किस्म के भोंडे किस्म के मुतालबात रखे जा रहे हैं। और वो मुतालबा रखा है जनाब अम्माद यूसुफ साहब ने, ये प्रेसिडेंट हैं ARY न्यूज़ के। और फिर कुछ एंकर साहिबान ने भी इसके ऊपर बड़ा तबर्रा करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या बोला, ये सब हैंड्स एंड ग्लव्स हैं सारी सिचुएशन के अंदर। उन्होंने क्या कहा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। कल तक जो इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन, बदउनवानी के चार्जेस लगाया करते थे और फिर महंगाई की बातें किया करते थे, अब डिफेंसिव होकर अपनी हुकूमत के हवाले से सब गुड़ी गुड़ी बता रहे हैं। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के रड़े से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि ये जो एक तो पटवार खाना है और उस पटवार खाने के अंदर शामिल होने वाले जो नई पटवारी हैं जिनकी टर्म पी से ही शुरू होती है, उन तमाम के लिए फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज रिकॉर्ड फरमा दीजिए। आप समझते होंगे पटवार खाना सिर्फ जो है वो लीगी बरादरान या फिर पीपल्स पार्टी के लोगों पर मुश्तमिल है, नहीं। मरकज़ी क़यादत के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मैं पटवार खाने का हामी समझता हूँ, उनको पटवार खाने का फैसिलिटेटर समझता हूँ, वो पटवार खाने का हिस्सा है। अब ये जो खबर मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ, आप इसको सुनेंगे, सर धुनेंगे, हिल भी जाएंगे जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान को मंजूरी के लिए भेजी जाने वाली फहरिस्त में मिर्ज़ा आफरीदी का नाम ही शामिल नहीं था, जिनको सेनेटर बनाने के लिए इतना बड़ा इवेंट किया गया, लाहौर जाकर उनके फार्म हाउस के ऊपर प्रेशर किया गया, अफ्तार डिनर तो नहीं कह सकते इसको, इशाइया किया गया, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन जिस शख्सियत का नाम ही शामिल नहीं, उसको सेनेटर की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। सूबाई सदर की मुशावरत से सेक्रेटरी जनरल ने 5 जनरल और 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर नाम तजावीज़ किए और साथ ही पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की सिफारिश की। 15 जुलाई को भेजे जाने वाली फहरिस्त को इमरान खान के सामने रखा ही नहीं गया जनाब। इस फहरिस्त को खान साहब के सामने रखा ही नहीं गया, जबकि सेनेटर जो अली जफर है, सेनेट की उम्मीदवारों की फहरिस्त पर इमरान खान से मुशावरत करने जा रहे थे, लेकिन उनको रोका गया और बैरिस्टर सैफ जेल से नई फहरिस्त लेकर आ गए। बैरिस्टर अली जफर ने इस चीज़ की तस्दीक की है। अब ये वो प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस अब तक हो जाना चाहिए था। लोगों के पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे कि खान साहब के अंदर जो होने वाली बात है वो बाहर पहुंच ही नहीं पाती। पहले उनकी बहनें पहुंचा दिया करती थी बाय हुक और क्रुक, अब उनमें से भी एक आध को रोक दिया गया, मसाइल बढ़ गए। बाकी जो 2 हैं वो उस तरह एक्सप्रेस शायद ना कर पाती हों। बहरहाल फिर ये जो नामों की फहरिस्त का मामला है, तो अब क्लियर होता जा रहा है कि फैसिलिटेटर कौन है और कौन खान साहब के नजरिए के खिलाफ खड़ा है। तो ये जो जुम्मा है, ना सिर्फ पटवार खाने बल्कि पटवार खाने के अंदर मौजूद पी से चुनने वाली पार्टियों के कुछ और लोगों के ऊपर भी भारी पड़ गया है, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं बड़ी बुरी तरह से। अब एक्सपोज तो एक और चैनल भी हो रहा है, वो आगे चलकर मैं शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें पहले मैं शामिल कर लेता हूं जनाब। खबर यह है कि कासिम और सुलेमान की आमद का पहला मकसद वालिद से मुलाकात है, ये बैरिस्टर अली जफर साहब बताते हैं। अच्छा, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है। इमरान खान की जजेस तबादला और सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है। इमरान खान ने जजेस के तबादले और सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर इंट्रा कोर्ट अपील में शेक्सपियर के मशहूर जुमला इस्तेमाल किया, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की रियासत में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिससे यह तासुर देने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अदलिया के आज़ाद निज़ाम में अब भी अंदरूनी बिगाड़ पैदा हो चुका है, जो नजर न आने वाले मगर संगीन मसाइल की अलामत है। जो इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील में सदा की गई है, वो 19 जून 2025 के जजेस तबादला और सीनियरिटी केस फैसले को गलत करार देने के लिए और इस कोर्ट को दोबारा से फुल कोर्ट से सुनने के लिए दी गई है जनाब। तो ये कुछ डिटेल्स थी, मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने 2-3 जुमले फरमाए हैं। वो कहते हैं 25 साल की उम्र कैद बहुत ज्यादा है, क्या हमें नहीं पता थानों और अदालतों में क्या होता है? फिर अब हमें मार्शल लॉ दौर के कवानीन से जान छुड़ानी चाहिए। ये जो मार्शल लॉ चल रहा है सर, ये पार्शल लॉ चल रहा है, इसके जो कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं है मार्शल लॉ दौर के कवानीन से। बहरहाल आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक काम किया और उन्होंने ARY न्यूज़ का एक दिन के लिए बायकॉट किया। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है ARY न्यूज़ के सदर हैं अम्माद यूसुफ साहब, उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान बासानी अरशद शरीफ के लिए उस मुल्क का वीज़ा लगवा सकते थे जहां उनके अपने बच्चे रिहाइश पजीर हैं, लेकिन सूरत हाल जानने के बावजूद भी, यानी कासिम खान, सुलेमान खान, जमीमा, उनके जानने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, ये अम्माद यूसुफ साहब का कॉमेंट है, पहले कॉमेंट सुन लीजिएगा। ऑनेस्टली
وہ کہتے ہیں کہ honestly never wanted to highlight it but now since your party constantly brings it up regarding Arshad was in exile and wanted a valid visa of a first world country. Easily his team could have arranged a visa for Arshad being a former PM plus his local contacts in a country where his children are, but he never did. اچھا یہ عماد یوسف صاحب نے کامنٹ کیا. اب اسی کے اوپر ہمارے بھائی دوست ہیں اقرار الحسن بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں لیکن آج کل جو ہے بڑے لائم لائٹ میں. وہ فرماتے ہیں عمران خان بآسانی ارشد شریف کے لیے برطانیہ کے ویزا کا انتظام کر سکتے تھے جہاں ان کے رابطے بھی ہیں اور بچے بھی مقیم ہیں, لیکن انہوں نے سب جانتے ہوئے بھی ارشد شریف کے لیے ایسا نہیں کیا. صرف ARY نیوز صدر ARY نیوز عماد یوسف, اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں عمران خان کی مفاد پرستی اور خود غرضی کی ایک اور مثال. اچھا اب یہاں پر میرے 2-3 سوال. پہلا سوال یہ جی, جس وقت ارشد شریف صاحب شدید تھریٹس میں تھے اور وہ بار بار لیٹر لکھ رہے تھے پریزیڈنٹ کو, چیف جسٹس کو, اسپیکر قومی اسمبلی کو, اس خط کے اندر میرا نام بھی شامل تھا, بائی دا وے کچھ 6-7 اینکرز تھے ان میں ایک میں بھی شامل تھا. تو اس وقت اینڈ اس مومنٹ کے اوپر ARY نیوز نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اعلان لا تعلقی کر دیا تھا. ارشد شریف صاحب کے ٹویٹس اور کامنٹس تھے اور ان کو اپنی نوکری سے برخاست کر دیا تھا. کیا اس کی ذمہ داری ARY لے گا؟ اگر آپ کے چینل کے اندر وہ موجود رہتے تو ان کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ رہ سکتی تھی. پھر ایک چینل کے مالک جس کی دنیا بھر میں مختلف مقامات کے اوپر پراپرٹیز بھی ہیں اور بزنسز بھی ہیں, کیا ان کے لیے مشکل تھا کہ ان کے لیے کوئی ویزا ارینج کرتے ہیں؟ عمران خان تو اس میں پرائم منسٹر نہیں تھے. ٹھیک ہے, ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ کینیا میں کس نے بلایا تھا بھائی ارشد شریف صاحب کو؟ سوال ہے دبئی سے کینیا میں کس نے بلایا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ کس کو بزنس چلانے کے لیے کلین چٹ ملی پاکستان کے اندر؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا پاگل نہیں ہے, فدو نہیں ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ARY نے ان کو نکالا کیوں تھا بھائی؟ عمران خان کوئی ٹریولنگ ایجنسی تو نہیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ سب کو ویزے لگوا کر دیتے. ہر بندہ اپنے آپ کو خود سیف گارڈ کرتا ہے, لیکن جس ادارے میں وہ کام کر رہے تھے اس ادارے نے کتنا ساتھ دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, اپنی ٹوپی کسی اور کے سر نہ ڈالو. اب انہوں نے اپنے تمام توپوں کا رخ اپنی جانب کر لیا تو ان کی ٹھیک ٹھاک اب کھچائی سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر ہر جگہ ہو رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ ابوذر سلمان نیازی کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بولی تھی زیب لیتی ٹائم آزاد اور زیب لیتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ابوذر سلمان نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ARY میں پہلے ہی کافی آوازیں خاموش کر دی گئی ہیں. تازہ ترین کاشف عباسی ہیں, انہیں تحریک انصاف نے خاموش نہیں کروایا. وہ عماد یوسف کہتے ہیں وہ دیگر پلیٹ فارم پر آ سکتے ہیں, اگر وہ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا. دیگر پلیٹ فارم کو چھوڑو, تم اپنے پلیٹ فارم کی بات کرو بھائی. 2-3 اینکرز کو جو تم نے اکموڈیٹ کیا وہ پاگل ہے. دنیا نہیں جانتی کہ کس بیس کے اوپر کس کا انٹرسٹ سیف گارڈ ہو رہا ہے, کیسے اپنا بزنس تم لوگ بچا رہے ہو. غلط بات کر رہے ہیں. اسد طور صاحب معاملہ صرف ARY کا نہیں ہے اور باقی چینلز کا بھی یہی ہے, میں صرف ان کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا اس معاملے میں. اسد طور کہتے ہیں کہ 9 مئی کے کیسز میں جو سرکاری گواہ ہے جو مکملات کی بنیاد بنا, جب عدالت نے ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا وہ چھٹی پر تھا. دوسرے الفاظ میں گواہ جھوٹا نکلا. 9 مئی کا جو حکومت اور ان کے ساتھیوں کا بیانیہ تھا وہ دھڑام سے گر گیا. اسی پولیس اہلکار کی گواہی کو بنیاد بنا کر عمران خان کی ضمانتیں خارج کی گئی تھی. اچھا جی, اور یہ مقبول جان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو 10 دفعہ توڑتے ہیں مگر عوام پھر اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل نام تک لینے سے خوفزدہ ہے. جو تفصیلات لکھی ہیں مذائقہ خیز ہیں. صرف 2 گھنٹے واک کا اصول پاکستان کی کسی جیل میں نافذ نہیں ہے, لیکن عمران خان کے اوپر عائد کر دیا گیا. جبکہ ملک کی معیشت کی اور چینی کے جو معاملات کی صورتحال محمد مالک صاحب کہتے ہیں اربوں روپے کا ٹیکہ لگایا ہوا ہے شوگر مافیا نے پاکستان کو, اور چینی مافیا نے چینی ایکسپورٹ کر کے 114 ارب روپے کمائے.